गुड मॉर्निंग। आज हम पढ़ेंगे कक्षा 10वीं का पाठ नंबर 10 ठेस। ये देखिए, मानो कुछ नहीं बोली, चुपचाप अधूरी चिक को देखती रही। सातों तारे मंद पड़ गए। माँ बोली, जाने दे बेटी, जी छोटा मत कर, मेले से खरीद कर भेज दूंगी। ये पाठ हमने पहले भी शुरू किया था, अब इसका अगला भाग पढ़ रहे हैं आज। जब मानू को माँ ने उदास देखा तो माँ ने क्या कहा कि बेटा चिंता मत करो, जब मेला लगेगा गांव में तो मैं मेले से चिक और शीतल पाटी सब खरीद लूंगी, खरीद कर तुम्हारे ससुराल भेज दूंगी। मैं से चरण को मनाने गया। यहाँ पे मैं लेखक को बोला गया है, लेकिन लेखक नहीं माना। उसने सोचा क्यों ना जाके सेचन को मनाया जाए। देखा एक फटी हुई शीतल पाटी पर लेटकर वह कुछ सोच रहा था। मुझे देखते ही बोला, बबुआ जी। बबुआ जी लड़कों को बोला जाता है गांव में। अब नहीं, कान पकड़ता हूँ, अब नहीं। मोहर छाप वाली धोती लेकर क्या करूंगा। तो सेचन ने लेखक को देखते ही कान पकड़ लिया और कहा कि मुझे वापस अपने घर मत कहो चलने के लिए, मुझे तुम्हारी मोहर छाप वाली धोती नहीं चाहिए। कौन पहनेगा? ससुरी खुद मरी, बेटे बेटियों को ले गई अपने साथ। बउआ जी, मेरी घरवाली जिंदा रहती तो मैं ऐसी दुर्दशा भोगता, या शीतल पाटी उसी की बनी हुई है। शीतल पाटी को छूकर कहता हूँ। शीतल पाटी ये है जिस पर सेचन बैठा हुआ है, और मान के चलेंगे ये हमारा लेखक है और ये हमारा सेचन है। तो यहाँ पे ये बोला गया है कि जब लेखक मनाने आता है कि चलिए हमारे घर वापस, जो अधूरा काम है पूरा कर दीजिए, तो सेचन कहता है कि नहीं, अब मैं नहीं चलूंगा, मेरे बेटे बेटियां और पत्नी तो पहले ही मर चुके हैं, मैं अकेला इंसान क्या करूंगा ये सब चीजें कर कर। तो उसने वो काम छोड़ दिया, उसने ऐसा कहा। अब यह काम नहीं करूंगा, गांव भर में तुम्हारी हवेली में ही मेरी कदर थी, कदर मतलब इज्जत। अब क्या करूं, मैं चुपचाप वापस लौट आया। समझ गया कलाकार के दिल में ठेस लगी है, वह नहीं आ सकता। हवेली का मतलब गांव में इस तरह से बड़े बड़े घर होते थे पहले, इवन आज भी गांव में है। तो सेचन कहता है कि पूरे गांव में आप ही के घर में, यानी कि आप ही की हवेली में मेरी इज्जत होती थी, लेकिन अब तो वो इज्जत भी चली गई, इसलिए मैं अब ये काम नहीं करना चाहता। तो लेखक समझ गया कि कलाकार के दिल में ठेस लगी है, और इसीलिए आज के हमारे पाठ का नाम भी ठेस रखा गया है। बड़ी भाभी अधूरी चिक में रंगीन छींट का झालर लगाने लगी। वह भी बेजा नहीं दिखलाई पड़ता। क्यों मानो? बेजा का मतलब होता है बुरा। तो जो बड़ी भाभी थी, तो मान के चलेंगे ये बड़ी भाभी है, और बड़ी भाभी ने क्या किया, जो अधूरा चिक से चरण छोड़ कर गया था उसमें वो छींट का झालर लगाने लगी। छींट का मतलब होता है कि जो कपड़े घर में बचे होते हैं, साड़ी का टुकड़ा या दुपट्टा का जिसमें डिजाइन निकला रहता है, वो बॉर्डर के हिसाब से वो जो चिक था, चिक के चारों बाजू लगाने लगती है। मानो कुछ नहीं बोली बेचारी, किंतु मैं चुप नहीं रह सका। चाची और मजली भाभी की नजर न लग जाए इसमें भी। तो लेखक ने कहा कि मेरी बहन ने कुछ नहीं बोला, लेकिन मुझे डर था कि जो बड़ी भाभी बना रही है चिक को, कहीं उसमें मेरी चाची और ये जो मेरी मझली भाभी है वो लोग यहाँ भी आकर कोई टांग ना अड़ाए। मानो को ससुराल पहुंचाने मैं ही जा रहा था। स्टेशन पे सामान मिलाते समय देखा मानो बड़े जतन से अधूरी चिक को मोड़कर लिए जा रही है। ये मैंने एक पुराना स्टेशन दिखाया है, और मान के चलेंगे ये लेखक और उसकी छोटी बहन मानू है जो ससुराल जा रही है। तो लेखक ने कहा कि जब मैं सामान मिला रहा था तो मैंने देखा कि मानू बहुत ही जतन से, यानी बहुत संभाल कर, जो अधूरी चिक सेचरन छोड़ गया था उसे लेकर जा रही थी। मन ही मन सोचा, सेचरन पे गुस्सा आया। चाची के सुर में सुर मिलाकर कोसने को जी हुआ, कामचोर चटोर। यानी लेखक को गुस्सा है कि क्यों क्यों चाची की बातों में आकर सेचरन ने काम अधूरा छोड़ दिया। गाड़ी आई, सामान चढ़ाकर मैं दरवाजा बंद कर रहा था कि प्लेटफॉर्म पर दौड़ते हुए सेचरन पर नजर पड़ी। बबुआ जी, उसने दरवाजे के पास आकर पुकारा। ये देखिए, तो जैसे ही लेखक अपना सामान चढ़ाकर दरवाजा गाड़ी का बंद ही कर रहा था, मान के चलेंगे ये हमारा सेचरन है, तो सेचरन की उसने आवाज सुनी। उसने कहा कि भाई दरवाजा खोल दीजिए, मुझे बात करनी है। क्या है? मैंने खिड़की से गर्दन निकालकर झिड़की के स्वर में कहा। सेचुअर ने पीठ पर लदे हुए बोझ को उतारकर मेरी ओर देखा। दौड़ता आया हूँ, दरवाजा खोलिए। मानो दीदी कहाँ है, एक बार देख लो। तो इस तरह यहाँ पे बताया गया है कि सेचुअर को उसने खिड़की से, लेखक ने देखा जैसे कि लड़का खिड़की से बाहर झांक रहा है, तो लेखक ने
एक झिड़की देकर, यानी गुस्से में कहा कि भाई क्यों, आप क्या लेने आए हो और क्यों आए हो? तो उसने कहा कि मैं मानू दीदी से मिलने आया हूँ। मैंने दरवाजा खोल दिया। श्रीचरण दादा, मानू इतना ही बोल सकी। खिड़की के पास खड़े होकर श्रीचरण ने हकलाते हुए कहा, यह मेरी ओर से है, सब चीजें हैं दीदी। शीतल पाटी, चिक, एक जोड़ी आसनी, कुश की गाड़ी चल पड़ी। तो इस तरह से यहाँ बताया जाता है कि जब लेखक ने दरवाजा खोला तो श्रीचरण ने क्या किया, वो सभी सामान मानू को दिया और कहा कि इसमें शीतल पाटी यानी कि चटाई भी है, चिक यानी कि पर्दा भी है, और एक जोड़ी आसनी का मतलब होता है बैठने वाला जो कुर्सी होती है वो। तो उसने कहा मैंने सब बनाया हुआ है, आप ये अपने पास रख लीजिए, और गाड़ी चल पड़ी। मानू मोहर छाप वाली धोती का दाम निकाल कर देने लगी। श्रीचरण ने जीभ को दांत से काटकर दोनों हाथ जोड़ लिए। जब मानू पैसे देने लगी, क्योंकि उसके समय पास उस समय धोती नहीं थी, तो वो धोती के बदले पैसे दे रही थी। श्रीचरण ने हाथ जोड़ लिए और दांत, अपने जो जीभ था वो दांतों के यहाँ से काट लिया और कहा कि मानू फूट फूट कर रो रही थी। मैं बंडल को खोलकर देखने लगा। ऐसी कारीगरी, ऐसी बारीकी, रंगीन सुतलियों के फंदों का ऐसा काम पहली बार देख रहा था। यानी उसने हाथ जोड़कर कहा कि बेटी से पैसे नहीं लेते हैं। और लेखक ने जब सारा सामान देखा तो बहुत ही बारीकी से सारे सामान बने हुए थे। ये देखिए, ये सामान है बैग में। तो इस तरह से इस पार्ट में आज हमने ये सीखा कि कैसे श्रीचरण ने अपना दिल बड़ा किया और लेखक की मदद की, और लेकिन कलाकार के दिल में ठेस लगी थी तो उसने अब कहीं और जाकर काम करना छोड़ दिया। ये आपके प्रश्न उत्तर है। प्रश्न है श्रीचरण को आने वाले काम। तो यहाँ पे 4 बॉक्स दिया है। पहला है मोती घास और पटे की रंगीन शीतल पाटी बनाना। दूसरा काम वो बांस की तीलियों की झिलमिलाती चिक बनाता था। सतरंगे डोर के मोड़े बनाता था और भूसी चुन्नी रखने के लिए मूंछ की रस्सी के बड़े बड़े जाले बनाता था। अगला, श्रीचरण का मेहनताना। पहला है पेट भर खिला दो और दूसरा है एकाध पुराना धुराना कपड़ा दे दो। दूसरा सवाल है मानू को उपहार में मिला शीतल पाटी, चिक और एक जोड़ी कुश की आसनी। तीसरा है श्रीचरण को लोग क्या कहते थे? तो मुफ्तखोर और कामचोर। यहाँ पे आपको वाक्यों को क्रम से लगाना है कि कौन सा जो वाक्य है, डायलॉग पहला बोला गया है। तो ये आपके उत्तर है। अगला, ये आपका स्वामत का क्वेश्चन है कि कलाकार और कला का सम्मान करना चाहिए, इस पर अपने विचार लिखिए। यानी आपको आज 8 से 10 पंक्तियों में लिखना है कि क्यों हमें कला और कलाकार दोनों की इज्जत करनी चाहिए। आशा करती हूँ आपको ये पाठ पसंद आया होगा। धन्यवाद।